Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 18th of November 2024. तो गाइज आज है तारीख 18 नवंबर 2024 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है लेक करीबा को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जैसे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आने वाले एग्जामिनेशन में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो दोस्तों पिछले 2 दिनों से लगातार हमने जनजातीय गौरव दिवस को डिस्कस किया है। इसी से रिलेटेड आज आपके सामने ये क्वेश्चन है कि हर साल 15 नवंबर को हम जनजातीय गौरव दिवस को सेलिब्रेट करते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इस दिन भारतीय संविधान को साइन किया गया था, उसी का सेलिब्रेशन हम करते हैं। या ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इस दिन बिरसा मुंडा जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है इसको ऑनर किया जाता है। या ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इस दिन इंडियन फोर्सेस ने कारगिल वॉर में अपनी जो जीत है वो हासिल की थी, उसको मार्क करते हैं। या ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इस दिन पहला ट्राइबल यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर में खोला गया था, जिसका सेलिब्रेशन हम इस तारीख को करते हैं। तो दोस्तों बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लगातार डिस्कस कर ही रहे हैं, इसका आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले आज के थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। आज न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पे ये आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसको आप जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हैं। इंडिया ने एक बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक मिसाइल टेस्ट किया है और वो मिसाइल जो है वो है हाइपरसोनिक मिसाइल। अब वैसे इस मिसाइल का कोई नाम नहीं रखा गया है, अभी के लिए यह हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती क्या हैं आगे मैं आपको समझाऊंगा। और मैं आपको बता दूं ये भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका टेस्ट किया गया है। इसकी जो टोटल रेंज है वो लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास है। हाँ, रेंज इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आने वाले समय पर ढेर सारे अपग्रेडेशन होने वाले हैं जिसमें इसकी रेंज को भी नो डाउट इंक्रीज किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो मिसाइल का टेस्ट है वो हमारे डीआरडीओ दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से ये टेस्ट किया गया और इसकी वजह से बहुत सारे वीडियोस वगैरह आप देख पाओगे आज के समय पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं। ये उसी वीडियो का एक छोटा सा यहाँ पे फोटो भी आपको नजर आएगा। तो x.com पर आपको इसके जो वीडियोस हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो इस मिसाइल को हमने खुद से डेवलप किया है, इस वजह से ये वर्ड आपने देखा होगा कि हमने इंडिजीनियसली बनाया है, स्पेशली डीआरडीओ के माध्यम से इसको तैयार किया गया। दोस्तों याद रखिए जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती हैं ना, इनमें एक खास बात होती है, इनकी स्पीड होती है माक 5। माक 5 का मतलब क्या है, जो साउंड की स्पीड होती है यानी ध्वनि की जो गति है उससे भी 5 गुना ज़्यादा तेजी से यह मिसाइल जा सकता है। तो ये इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है और हाइपरसोनिक मिसाइल को इसके स्पीड के माध्यम से ही हम यहाँ पे पहचानते हैं। आज दुनिया में अगर हम देखें तो केवल 5 देश हैं, जो कि कल तक केवल 4 देश हुआ करते थे जिनके पास में हाइपरसोनिक मिसाइल हुआ करती थी। लेकिन कल भारत ने अपना ये टेस्ट किया, जिसकी वजह से आज टोटल 5 देश आपको देखने को मिलेंगे जिनके पास में ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। और वो 5 देश कौन कौन से हैं, उसमें हमारा भारत है, दूसरा अमेरिका, तीसरा रूस, चौथा चाइना और 5वां नॉर्थ कोरिया। उसके अलावा दोस्तों ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इसमें स्क्रैमजेट इंजन का यूज़ किया जाता है। तो स्क्रैमजेट इंजन होता क्या है, कैसे इसका वर्किंग प्रोसेस होता है, अभी थोड़ी देर में आपको मैं बताऊंगा। तो मैंने ये तो बता ही दिया है कि जो माक 5 है ये क्या है, यानी आवाज़ से 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से ये मिसाइल जा सकता है। न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की क्षमता इस वाले मिसाइल में है। इस मिसाइल में सबसे अच्छी बात यह है कि इसको ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल है, रडार की पकड़ में भी ना आए, इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल्स काम करते हैं। तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल रडार की पकड़ में क्यों नहीं आता, क्योंकि नॉर्मल तरीके से मिसाइल्स जो है रडार की पकड़ में आ जाते हैं, फिर उसके बाद में इंटरसेप्ट कर दिए जाते हैं, हवा में गिरा दिए जाते हैं। तो ये वाले में खास बात क्या है,
जब आप मिसाइल्स को देखते हैं तो ये दोस्तों एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल आपको देखने को मिल जाएगी। इस मिसाइल में जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ होगी। पहली बात तो जैसे मैंने आपको बताया साउंड से 5 गुना ज़्यादा तेज़। उसके अलावा स्पीड के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं जाएगा, क्योंकि रडार जो है यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल को ज़्यादातर ऊपर ही ऊपर में ट्रैक कर लेता है, जिसके बाद में बैलिस्टिक मिसाइल को मार के गिरा दिया जाता है। लेकिन ये बैलिस्टिक मिसाइल की तरह काम नहीं करता। हाइपरसोनिक मिसाइल मान लो यहाँ से हमें लॉन्च करना है और हमारा टारगेट यहाँ पर है, तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल इस तरीके से जाएगा नीचे नीचे और अपने टारगेट को हिट कर देगा। और एक होती है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा, ये इस तरीके से जाएगा। इनका ये पूरा का पूरा मतलब इस तरीके से नीचे नीचे रास्ता होता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल की जब स्पीड की बात करते हैं तो वो हाइपरसोनिक से कम होती है, यानी ये वाली जो मिसाइल जा रही है इसकी स्पीड हाइपरसोनिक से कम होती है, लेकिन ये ऊंचाई पे बहुत ज़्यादा चली जाती हैं, फिर उसके बाद नीचे गिरना शुरू करती हैं। इस वजह से बैलिस्टिक मिसाइल को कई बार रडार में पकड़ लिया जाता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती हैं वो नीचे नीचे चल रही होती हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रडार इनको नहीं पकड़ पाता या बहुत ही ज़्यादा कम पॉसिबिलिटी होती है इनको ट्रैक करने के लिए। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, आपका एक प्रश्न होगा, सर आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये भारत का पहला हाइपरसोनिक मिसाइल है, एक हिस्टोरिक टेस्ट है, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, क्या हमारे पास में अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं था? हमने तो बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश करे हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं कि डीआरडीओ ने भारत की शौर्य मिसाइल बना दी है। शौर्य मिसाइल भी हाइपरसोनिक मिसाइल है, तो क्या शौर्य मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है क्या? देखिए आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे कि हाँ शौर्य मिसाइल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है, आवाज़ से बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल सकता है। लेकिन हुआ दोस्तों एक्चुअली में ये इसको एज अ टैग नहीं दिया गया हाइपरसोनिक मिसाइल का, ठीक है, गवर्नमेंट की साइड से भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से टैग नहीं मिल पाया, जिस वजह से आज हम जो ये नया टेस्ट किया गया है कल, इसको ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, इसको ज़्यादा मेन तरीके से हाइपरसोनिक मिसाइल यहाँ पे घोषित किया गया है। तो फाइनली जैसा मैंने आपको बताया, दुनिया में 5 देश हैं जिनके पास में हाइपरसोनिक मिसाइल की क्षमता है। याद रखेंगे ना वो 5 देश कौन कौन से हैं? इंडिया, यूएसए, रशिया, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। और ये पाँचों के पाँचों देशों के पास में अपने न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पे बात हुई है न्यूक्लियर वेपन्स की, तो मैं आप लोगों से एक बहुत ही ज़्यादा सरल सा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। बताइए दुनिया में कितने देश हैं जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, परमाणु हथियार हैं? और उन देशों के नाम ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो। अब जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि इस मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन का यूज़ किया गया है, इस तरीके से यहाँ पर वो इंजन आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए यहाँ पे इस इंजन में हवा का सबसे बड़ा रोल रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे अगर हम लोग एरोप्लेन्स की बात करते हैं तो एरोप्लेन्स में इस तरीके से यहाँ पर ये टर्बो बूस्टर लगे हुए हैं, ठीक है, मतलब ये जेट्स लगे हुए हैं। अब आप देखेंगे तो एरोप्लेन चलता कैसे है, यहाँ पे एयर का बहुत बड़ा रोल होता है। जो हवा है वो इस तरीके से यहाँ पर ये जो आप मशीन देख रहे हैं इसमें ये हवा जाती है और उस हवा को यहाँ पर ये पीछे से उतना ही तेज़ी से रिलीज़ करता है, जिसके माध्यम से यहाँ पर एरोप्लेन आगे चल रहा होता है। कहोगे एग्जाम्पल, एक और सरल एग्जाम्पल है, आपने बलून का एग्जाम्पल ले लो। जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे में दोस्तों आप हवा भर देंगे और हवा भरने के बाद में अगर आप देखेंगे पीछे से दबा के रखिए, एकदम छोड़ो, जैसे यहाँ पर हवा निकलेगी गुब्बारा आगे की साइड भागेगा, नहीं भागेगा। उसी तरीके से यहाँ पर दोस्तों ये जो एरोप्लेन है इसके अंदर में ये जो टर्बोज हैं उसका यूज़ किया जाता है। कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है, बड़े बड़े इसमें फैंस लगे हुए हैं, ये हवा इधर से जाती है, पीछे से और ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर इसको रिलीज़ किया जाता है और इसी तरीके से यहाँ पर ये जो इंजन से हमारे काम करते हैं। अब इसमें इंजन कई सारे प्रकार के हो सकते हैं, टर्बोजेट इंजन भी हो सकता है, रैमजेट भी हो सकता है, स्क्रैमजेट भी हो सकता है। जैसे टर्बोजेट की बात करेंगे तो एरोप्लेन में यूज़ होगा, रैमजेट स्क्रैमजेट की बात करेंगे तो दोस्तों इनका मिसाइल्स या रॉकेट के अंदर यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। जैसे अभी हमने स्क्रैमजेट इंजन का यूज़ किया है, तो स्क्रैमजेट इंजन का यूज़ करने से स्पीड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हवा का एक्सेस ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्जांपल टर्बोजेट में अगर हम बात करेंगे तो हमें रॉकेट या मिसाइल वाली स्पीड नहीं चाहिए। तो ये जो यहाँ पर मान लो एयर फ्लो है, इस तरीके से हवा एंटर करेगी सामने से, है ना, ये फ़ैन लगे हुए हैं, अंदर जो भी यहाँ पे मशीनरी होगी यानी इंजेक्टर, कंबस्शन चैम्बर, गैस टरबाइन, नोजल, ये सब चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद में लास्ट में यहाँ पर जो हवा है वो पीछे से रिलीज़ होती है बहुत ही ज़्यादा स्पीड से, जिसके माध्यम से यहाँ पर जो चीज़ है, जो मशीन है, वो आगे बढ़ेगी। उसी तरीके से रैमजेट होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बस खाली करा क्या है, रैमजेट और टर्बोजेट में फ़र्क क्या है, यहाँ पे आप देख पाएंगे हवा का इनफ्लो जो है ये थोड़ा सा कम है ना, आउटफ्लो भी
थोड़ा सा कम है। लेकिन रामजेट में हम क्या करते हैं, हवा का इनफ्लो, ये देखेंगे रास्ता को बढ़ा दिया गया, इसको यहाँ पे पतला कर दिया गया, ये रास्ता थोड़ा सा ज़्यादा खुला है, यहाँ पे जो एयर है वो ज़्यादा उपयोग की जाएगी, ज़्यादा यूज़ होगी, यहाँ से प्रेशर क्रिएट होगा, उसके पीछे यहाँ पर उतना ही तेज़ी से जो एयर है वो रिलीज़ होगा। इसमें देखेंगे तो इसमें और ज़्यादा इसको और पतला कर दिया गया है, ठीक है। जो कंप्रेशन है यहाँ पे और ज़्यादा तेज़ी से हवा जाएगी, फिर ये कंबस्शन वाला चैम्बर हो गया, देन उसके बाद में ये एक्सपेंशन हो गया जहाँ से हवा रिलीज़ होगी। मतलब इसके पीछे के यार बहुत सारे टेक्निकल प्रोसेस हैं, बस खाली मैंने आपको सिंपल शब्दों में बताया है कि ये इस तरीके से वर्क कर सकता है, मतलब नॉर्मल भाषा में, जिससे आप यहाँ पे समझ सकें। ये हो गया यहाँ पर इनटेक एयर फ्लो, फिर पीछे से यहाँ पर जो हीट है वो एग्जॉस्ट होगी, देन उसके बाद में हमारा जो यहाँ पे पूरा प्रोसेस है वो काम करने वाला है। ये आपके नॉर्मल कन्वेंशनल जेट इंजन हो गया। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्क्रैम जेट इंजन्स वगैरह भी होते हैं, तो उस वजह से स्पीड ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उनका जो बनाने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पर एयर का जो रोल है वो यहाँ पे बढ़ जाता है, बट एयर का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सभी इंजन्स के अंदर में। चलिए अब आते हैं आगे। अब दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं मिसाइल्स के बारे में, तो जो मिसाइल की स्पीड होती है, अब वो स्पीड कुछ मिसाइल की ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है, तो उनके स्पीड के आधार पर ही हम मिसाइल के अलग अलग प्रकार को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे हमने हाइपरसोनिक मिसाइल की बात की, तो हाइपरसोनिक मिसाइल आपसे पूछ लेगा कि कौन सी मिसाइल्स होती हैं, तो आप बता देंगे ये मिसाइल्स वो होती हैं जिनकी स्पीड माक 5 से ज़्यादा होती है, यानी कि साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा होगी, ठीक है। हमारी साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा, अब 5 से भी आगे बढ़ सकती है। मैक्सिमम स्पीड इसमें 7.5 मैक के आसपास जा सकती है। इसके एग्जांपल चाइना का DF-ZF हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल हो गया, रशिया का एवनगार्ड हो गया, उसके अलावा शौर्य मिसाइल यहाँ पर नाम दे दिया गया है, तो क्योंकि उसकी मैक्सिमम स्पीड 7.5 मैक है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस स्पीड के ऊपर में डिफाइन करता है इन मिसाइल्स को। तो हाइपरसोनिक मिसाइल जहाँ पे स्पीड माक 5 से ज़्यादा होगी। उसी तरीके से दोस्तों होती है सबसोनिक मिसाइल। सबसोनिक मिसाइल की जो स्पीड होती है वो साउंड से कम होती है, हमारी जो ध्वनि की गति है उससे कम होती है, ध्यान रखिए, इस वजह से इसको सबसोनिक का नाम दिया गया है। इसके एग्जाम्पल अमेरिका की हार्पून एंटीशिप मिसाइल है, भारत की पृथ्वी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हो गई, ठीक है। फिर इसके बीच में आती है एक सुपरसोनिक मिसाइल। सुपरसोनिक मिसाइल भी बहुत तेज चलती हैं, इनकी जो स्पीड है वो माक 5 से ज़्यादा होती है, सॉरी माक 1 से ज़्यादा होती है, बट माक 5 से कम होती है, ठीक है। यानी कि ध्वनि की जो गति है उसमें अगर आप देखेंगे तो माक 1 से ज़्यादा रहेगी, लेकिन माक 5 से कम रहेगी। इस 1 से 5 के बीच में जो यहाँ पर ये स्पीड तय की जाएगी वो हमारी सुपरसोनिक मिसाइल्स होती हैं। इसमें एग्जाम्पल है भारत के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का, रशिया के स्कैंदर टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, ध्यान रखिएगा तीनों के बीच में फ़र्क क्या है कि सर सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स के बीच में डिफरेंस होता क्या है। अब इंडिया का जो पर्टिकुलर मिसाइल सिस्टम है दोस्तों, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। अगर हम देखेंगे दुनिया भर में जो इंडियन मिसाइल्स की जब बात होती है, हमने बहुत सारी खुद से टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, और हमारी मिसाइल्स जानी जाती हैं एक्यूरेसी के लिए, सटीक तरीके से अपने टारगेट को हिट करने के लिए। याद रखिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे एडवांस गाइडेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, नेविगेशन सिस्टम, सैटेलाइट नेविगेशन, रडार, ऑप्टिकल सीकर्स, इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है ताकि अपने सटीक तरीके से एक्यूरेसी के साथ में अपने टारगेट को हिट कर सके। मिसाइल्स का एग्जाम्पल है, चाहे वो अग्नि 5 हो, ब्रह्मोस मिसाइल हो, ये कंसिस्टेंटली अपने टारगेट्स को हिट करते हैं। फिर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट अगर फीचर देखेंगे भारत के मिसाइल्स का, वो है क्विक डिप्लॉयमेंट। ज़्यादातर इंडियन मिसाइल्स जो हैं दोस्तों वो सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करती हैं, तो तुरंत यहाँ पर इनको लॉन्च किया जा सकता है। इन मिसाइल्स को प्रिपेयर करने में समय कम लगता है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कहीं पर अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपको मिसाइल्स रेडी करनी होती हैं, तो प्रिपरेशन में समय कम लगेगा, लॉन्च टाइम कम लगेगा, और तुरंत तेजी से यहाँ पे जो हमारी आर्मी है उसका रिस्पॉन्स बढ़ सकता है। तो क्विकर डिप्लॉयमेंट, इस वजह से वर्ड यूज़ किया गया है। इसमें आपकी अग्नि मिसाइल हो गई या पृथ्वी मिसाइल्स हो गई। फिर इंडियन मिसाइल्स का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है हाई लीथैलिटी, क्योंकि इंडिया के मिसाइल्स को अगर आप देखेंगे तो इसमें हम लोगों ने एक पावरफुल प्रोपल्शन सिस्टम का यूज़ किया है, जो भारतीय मिसाइल्स को कहीं ना कहीं बड़ी रेंज प्रोवाइड करवाता है। हैवी वॉरहेड्स का हम यूज़ करते हैं जिससे बड़े बड़े डैमेज किए जा सकते हैं, क्योंकि मिसाइल्स में जो वॉरहेड है उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो कितना धमाका करेगा उसके वॉरहेड पे डिपेंड करता है, आगे कितना ज़्यादा विस्फोटक वो लेकर चल रहा है। तो ब्रह्मोस की बात करेंगे तो इसकी सुपरसोनिक स्पीड है, लेकिन कहीं ना कहीं माना जाता है दुनिया भर में बहुत ही ज़्यादा डेडलीस्ट क्रूज मिसाइल है ये, जो बड़ी तबाही लेकर आ सकता है। और आपको पता ही है ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रशिया दोनों ने मिलकर साथ में इसको डेवलप किया है।
ठीक है, ये बेसिक सा डेटा है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आपने आर्टिकल पढ़ना है, हर एक बेसिक चीज़ें पढ़ के चलनी है, आर्टिकल से बैकग्राउंड डेटा को लिंक करना है। चलिए आगे आते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा आपने देखा कितनी सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर डिस्कस की है, इन सभी इन्फॉर्मेशन को एक सही तरीके से प्रेजेंट करके एक ऐसे पीडीएफ में जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं, इस तरीके से आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दोस्तों वो पीडीएफ आपको मिल जाता है। एक ऐसा ग्रुप आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा जहाँ पे करंट अफेयर का सभी कॉन्टेंट अपलोड होता है, डेली बेसिस पे दोस्तों वहाँ पे डेटा अपलोड होता है। तो नोट्स बनाने की जो टेंशन है वो आधे से ज़्यादा खत्म हो जाती है। आज हम कवर नहीं कर पाए, आज कवर कर नहीं पाए, ऐसे कई सारी समस्याएं होती है, आज न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाए, लेकिन आपका डेटा वहाँ पे डेली अपलोड होता रहेगा, नोट्स बनते चलेंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदे होंगे और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी यार छोटा सा काम क्या करो, प्लीज़ मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो, ताकि ऐसे ही जो वीडियोज़ हैं वो आगे बढ़ते रहें। बाकी हमारा टारगेट है जल्द से जल्द 6 लाख सब्सक्राइबर्स का, तो मेक श्योर करें सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चलिए आते हैं आज के इंपॉर्टेंट कोट की तरफ। तो एसए और एथिक्स के पेपर के लिए डेली बेसिस पे हम एक कोट डिस्कस करते हैं। तो आज एक कोट है जहाँ पे मेंशन किया गया है, इफ़ यू डू नॉट कॉन्क्वेयर सेल्फ यू विल बी कॉन्क्वर्ड बाय सेल्फ। ये नेपोलियन हिल का यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कोट है। आपको पता ही होगा एसए में डायरेक्टली ऐसे कोट को लेकर हर साल एक एसए आपने लिखना होता है। एथिक्स में भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इन कोड्स को किस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, आपके माइंड में कहाँ पे है और यूज़ कैसे करना है। क्योंकि डेली प्रैक्टिस करवाई जा रही है तो आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है एक पर्टिकुलर कोड को लेकर वो डेली बेसिस पे एनहेंस होती है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है, आप वीडियो पॉज करके थोड़ा सा समझ सकते हैं या खुद से भी यहाँ पर सोच सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं कि अगर आप अपने आप के ऊपर में जो जीत है वो नहीं कर सकेंगे, यानी आप अपने आप को नहीं जीत सकेंगे, तो कहीं ना कहीं लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी कि आप उनको झेल नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे बात की जा रही है कॉन्क्वेयर सेल्फ, अपने आप को जीतना किस बेसिस पे, अपने आप को मास्टर करना, अपने इनर थॉट्स को लेकर, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। ठीक है, ये करना बहुत ज़रूरी है। अपने एंगर को कंट्रोल करना, अपने गुस्से को, अपने जेलस को कंट्रोल कर पाना, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो फिर यहाँ पर इसके जो परिणाम हैं वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं नेगेटिव हो सकते हैं हमारे लिए। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम अपने आप को जीतने की बात कर रहे हैं तो इसमें एक मेन शब्द आता है, वो है सेल्फ कंट्रोल। एक मेन शब्द आता है डिसिप्लिन, रोल ऑफ डिसिप्लिन। अपने आप को जीतने का मतलब है आपको डेली बेसिस पे डिसिप्लिन में रहना होगा, अपने आप को कंट्रोल करना होगा, अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल करना होगा, उसके हिसाब से यहाँ पर लाइफ में चलना होगा। और सेल्फ डिसिप्लिन दोस्तों एक दिन में नहीं आता है, या कंसिस्टेंसी एक दिन में नहीं आती है, उसके लिए आपको डेली काम करना पड़ेगा। अपने आप को कंट्रोल कर पाना, अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पाना एक बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, नो डाउट, लेकिन ये डेली बेसिस पे करने से कह सकते हैं इसका हमें अभ्यास हो जाता है, इसकी हमें प्रैक्टिस हो जाती है। तो फिर क्या होगा, जो हमारा मन है, जो बॉडी है, वो उसी में ढल चुकी है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा एफर्ट्स मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन शुरुआत में स्टेप लेना ज़रूरी है, डेली बेसिस पे ये करना ज़रूरी है। अपने आप को, अपने माइंड को कंट्रोल करना ज़रूरी है। अगर हम जितने भी नेगेटिव थॉट्स अपने बॉडी में, अपने माइंड में आने देंगे, अनहेल्दी सेल्फ टॉक करेंगे, है ना, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो गोल है आगे का, हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसको ये बुरी तरह से इफ़ेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमें सोचने की ज़रूरत है। और स्पेशली जो इमोशंस हैं, जिसमें हम बोलते हैं गुस्सा या फिर जेलस या फिर एक डर, ये हमें यहाँ पर मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार गुस्सा ऐसा होता है एक इंसान का जो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, लेकिन वो उस गुस्से में कुछ भी कर सकता है। हम देखते हैं किसी इंसान को जब गुस्सा आता है तो वो कुछ भी करने को तैयार है, ठीक है, लेकिन जैसे ही गुस्सा शांत हो जाएगा, क्या होगा, उसको रिग्रेट होना शुरू होगा, यार मैंने गलत कर दिया, इसको ये नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं उसी समय पर अगर आप कंट्रोल कर लेते तो ये ना होता, ये रिग्रेट ना करना पड़ता।
तो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं अपने आप को खुद को जीतने की, तो सेल्फ अवेयरनेस करने की यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हम ऐसे टाइम में रह रहे हैं, आज के समय पर आप देख पाएंगे हर चीज़ में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आज डिजिटाइजेशन इतना ज़्यादा हो चुका है, डिस्ट्रैक्शन कदम कदम पे बढ़ा हुआ है। तो हमें अपने आप को समझने की ज़रूरत है ना। और मान लो यहाँ पे आप अपने खुद के मोटिवेशन, अपनी खुद की कमज़ोरियों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो दिक्कत है। ठीक है, अपने आप को समझना होगा, मैं कहाँ पर स्ट्रांग हूँ, कहाँ पर वीक हूँ, उसके हिसाब से काम करना होगा। कहाँ पे मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उसको टैकल करना होगा। कैसे मुझे डिस्ट्रैक्शन से लड़ना है, वो करना होगा। ठीक है, और ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके एक हैबिट बन जाती हैं, चीज़ें फिर अपने आप होने लगती हैं। लेकिन आपको एफर्ट ज़रूर लगाना होगा, डिसिप्लिन में चलना होगा, कंसिस्टेंसी के साथ में चलना होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, इस आर्टिकल को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि बहुत काम की न्यूज़ है। पेज नंबर 3 पे प्रेजेंट है। जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के लिए भी रेलिवेंट है। दिल्ली के अंदर जो स्कूल है उनको इस समय पर ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया गया है, स्पेशली क्लास 10th और 12th के बच्चों को छोड़कर, यानी जो बोर्ड्स वाले बच्चे हैं उनको छोड़कर जितने भी क्लास के बच्चे हैं दोस्तों, उनकी ऑनलाइन पढ़ाई होगी। जो ट्रक्स हैं उनकी एंट्री को रोक दिया गया है। स्पेशली जो इंपॉर्टेंट सामान रहेगा, मान लो कोई एसेंशियल आइटम्स हैं, ठीक है, केवल उन ट्रक्स को अलाउ किया गया है। अदरवाइज सभी ट्रक्स को यहाँ पर आज के समय पर एंट्री के ऊपर रोका जा रहा है। कारण यह है कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन एक बहुत ही ज़्यादा वॉरजन सिचुएशन में जा चुका है और प्रॉब्लम्स लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। और इतना ज़्यादा पोल्यूशन, ये आप देख पाएंगे, ये फोटो आपको नजर आएगा कल का है, ठीक है, जहाँ पे इंडिया गेट दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। इतना ज़्यादा प्रदूषण, ये कोई कोहरा नहीं है, ये पोल्यूशन है, ये प्रदूषण है। तो करंट समय पर चिंता पैदा हो रही है दिल्ली से दोस्तों, क्योंकि एयर क्वालिटी सीवर जोन में जा चुकी है। इवन बोला जा रहा है पुअर क्वालिटी से भी ज़्यादा वेरी पुअर क्वालिटी कैटेगरी में यहाँ पर यह हवा जा चुकी है, जो एक इंसान के लिए ज़्यादा सही नहीं है, बच्चों के लिए सही नहीं है, बुजुर्ग जो लोग हैं उनके लिए सही नहीं है, उनकी डेथ भी हो सकती है। एयर पोल्यूशन एक ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है जहाँ से मृत्यु होती हैं। ये समस्याएं लगातार इंक्रीज हो रही हैं। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट आज कोशिश कर रही है स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिलकर, स्पेशली यहाँ पर दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में कल बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हैं अंडर द ग्रैप। ग्रैप क्या है, ध्यान रखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रैप का फुल फॉर्म है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो ये प्लान इन्वोक कर दिया गया है ताकि यहाँ पे पोल्यूशन को पूरी तरह से काउंटर किया जा सके, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया क्या क्या स्टेप उठाए जा रहे हैं स्कूल्स वगैरह को लेकर, ट्रक्स वगैरह को लेकर। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस के ऊपर में रोक लगाई गई है। प्लस काफ़ी सारे रिकमेंडेशन आ रहे हैं कि जो लोग काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर में, प्लीज़ आज के समय पर उनका वर्क फ्रॉम होम कर दें थोड़ा सा समय के लिए। वर्क फ्रॉम होम करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा ट्रैवलिंग होगी ये पोल्यूशन इंक्रीज होगा। कुछ समय के लिए हमें रोकने के लिए जो ये ट्रांसपोर्टेशन है उसको काउंटर करना होगा, कंट्रोल करना होगा, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स अपने आप में कह सकते हैं उच्च चरम पर नजर आएगा। तो ये कुछ कदम जो उठाए गए हैं वो CAQM की साइड से भी यहाँ पर लिए जा रहे हैं। ये CAQM क्या है, यह है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में 3-4 चीज़ों के बारे में डिस्कशन हो रहा है दोस्तों। एक है ग्रैप, ठीक है, दूसरा CAQM, तीसरा एयर क्वालिटी इंडेक्स, और ये तीनों के तीनों एयर पोल्यूशन से हमारे रिलेटेड हैं। और इसी को लेकर आज बड़े अनाउंसमेंट्स होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि आज भी लगभग सुबह 8 बजे तक कुछ इन्फॉर्मेशंस आने वाली हैं कि भाई और क्या क्या रिस्ट्रिक्शन दिल्ली में लगाए जाने वाले हैं। तो ये कुछ सिनेरियोज हैं, क्योंकि जो हमारा CAQM है इन्होंने एडवाइस किया है जो बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं उनको एयर पोल्यूशन की वजह से रेस्पिरेटरी इलनेस या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ यानी हृदय से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, तो वो अवॉइड करें बाहर निकलना, घर में ही रहें, है ना, वो ज़्यादा उनके लिए बेहतर रहने वाला है। तो ये सिनेरियो दोस्तों दिल्ली से आ रहा है। अब चलिए आगे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूँ, प्लीज़ इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। जैसे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये क्या है जिसको यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है आज दिल्ली के अंदर में। तो ये जो ग्रैप है दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल है या नियम इसको आप कह सकते हैं, जो कि लाए गए हैं ताकि वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन को काउंटर किया जा सके, स्पेशली दिल्ली NCR वाले रीजन में। तो ग्रैप वाला कॉन्सेप्ट को लाया गया था एज अ इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, जब कोई एक ऐसी आपातकालीन वाली स्थिति हो जाए जैसे इमरजेंसी अभी दिखाई पड़ रही है, ठीक है, कि हाँ भाई सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुकी है, अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है, लिमिट्स क्रॉस हो चुकी हैं, तो अब हमें रोक लगानी होगी। तो उस केस में दोस्तों यहाँ पर ये जो ग्रैप है इसका इस्तेमाल किया जाता है, कुछ नए नियम रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लेकर आए जाते हैं। और ग्रैप मैकेनिज्म का तब यूज़ होता है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स दोस्तों बिल्कुल पुअर लेवल पर चले जाए, बिल्कुल बदतर हो जाए।
फिर क्वेश्चन यह है कि जो ये नियम की हम बात कर रहे हैं ग्रैब की, इसको लागू कौन करता है, इंप्लीमेंट कौन करता है? तो इंप्लीमेंट करने का मेन पर्पज है CAQM का, यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। इसको लागू करता है NCR वाले रीजन में, और NCR के आसपास जितने भी रीजन है वहां पर इसको इन्वोक किया जाता है। और ध्यान रखिए, CAQM अकेला काम नहीं करता। ये जो बॉडी है ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के साथ में कोलैबोरेट करके वर्क करती है। CAQM क्या करता है, आज के समय पर इन्होंने एक सब कमेटी बना रखी है, और वो जो सब कमेटी है इसमें काफ़ी सारे मेंबर्स हैं। इस बॉडी के अंदर में अगर आप देखेंगे तो CAQM के मेंबर्स आ जाते हैं, प्लस यहाँ पे जो हमारा कंट्रोल बोर्ड है पोल्यूशन को रोकने के लिए, उसके मेंबर सेक्रेटरीज हो गए, यूपी से, दिल्ली से, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ सभी जगह से मेंबर्स आते हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मेंबर हैं। जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, स्पेशली मौसम विभाग, उसके साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, तो वो सब इस कमेटी में प्रेजेंट होते हैं। और इस कमेटी का मेन पर्पस ये होता है कि जितना जल्दी हो सके तुरंत एक्शन लिया जाए, और ये जो एक्शन प्लान है GRAP, इसको लाया जाए और इसके तहत रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए ताकि हम एयर पोल्यूशन को काउंटर कर सकें। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि एयर पोल्यूशन जो GRAP वाले नियम है ये कब लागू करे जाते हैं, जब एयर क्वालिटी आपकी पुअर लेवल पर चली जाती है तब। और पुअर लेवल क्या होता है, पुअर लेवल में यहाँ पर आप देख पाएंगे कई सारे जो स्टेजेस हैं वो यहाँ पर डिफाइन करे गए हैं। इवन ये जो आर्टिकल ये बता रहा है कि GRAP के अंदर में जो स्टेज नंबर 4 होती है उसके तहत कुछ रिस्ट्रिक्शन दोस्तों आज अनाउंस होने वाले हैं। अब यहाँ पर 4 प्रकार की स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। जो स्टेज 4 है ये सीवर प्लस वाली कंडीशन है। यहाँ पर एयर क्वालिटी अगर हम बात करेंगे, दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 450 से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि हवा की जो क्वालिटी है वो मतलब कह सकते हैं बद से बदतर हो चुकी है, हालात बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। तो आज वो वाला सिनेरियो हमें दिल्ली में नज़र आ रहा है। तो जितने भी ऑर्डर्स, डायरेक्शंस है वो CAQM की साइड से अनाउंस किए जाते हैं, क्योंकि यही बॉडी है जो इस GRAP वाले एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। ठीक है, इसमें 4 स्टेजेस होते हैं। एक पुअर, यानी स्टेज 1 में पुअर वाला कैटेगरी होता है, स्टेज 2 में वेरी पुअर, और स्टेज 3 में सीवर कैटेगरी। जैसे आज के समय पर सीवर कैटेगरी में है, लेकिन बताया जा रहा है कि दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो और ज़्यादा बुरे लेवल पर जा सकती है। ठीक है, तो हम स्टेज 4 की तरह पे, मतलब स्टेज 4 का यूज़ करके आज जो है जितने भी रेस्ट्रिक्शंस होंगे उसको अनाउंस करने वाले हैं, क्योंकि आज मंडे है। नाउ अब बात आती है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। ज़रा इसको भी सुन लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर इस क्वालिटी इंडेक्स का यूज़ हो रहा है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ये गवर्नमेंट एजेंसी के माध्यम से इशू किया जाता है, स्पेशली एक पर्टिकुलर एरिया की जो हवा है, जो वहाँ की एयर है, उसमें कितने ज़्यादा प्रदूषण है उसको मेजर करने के लिए। क्योंकि जो इंडेक्स है, ऑब्वियस सी बात है, इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को नापने के लिए। तो यहाँ पर एयर में कितना ज़्यादा यहाँ पे कह सकते हैं पोल्यूशन है, उसको मेजर करने के लिए ये एयर क्वालिटी इंडेक्स आता है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स ने कुछ स्केल डिफाइन कर रखे हैं कि मान लो यहाँ पर कहीं पर एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर में जो स्कोर है किसी एरिया का वो 0 से 50 के बीच में है तो वहाँ की हवा अच्छी है, कहीं पर 51 से 100 के बीच में वहाँ की सेटिस्फैक्ट्री है, 101 से 200 के बीच में मॉडरेट है, 201 से 300 पुअर कैटेगरी, 301 से 400 वेरी पुअर, 401 से 450 सीवर, और 450 से ज़्यादा सीवर प्लस। तो आप इमेजिन कीजिए यहाँ पर ये कुछ कंडीशंस मेंशन कर रखी हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में। तो आज दिल्ली के अंदर में भी यहाँ पर सीवर प्लस वाली कैटेगरी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से जो ये हमारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP है इसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और इम्प्लीमेंट करता कौन है, वो करता है CAQM, दैट इज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये क्या मैनेजमेंट है ज़रा सुनिएगा। CAQM हमारे भारत की एक इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी बॉडी है जिसका स्पेशल फोकस स्पेशली नेशनल कैपिटल रीजन के लिए है, NCR वाले रीजन के लिए यहाँ पर इसके ऊपर में फोकस किया गया है। दिल्ली के ऊपर में इसका स्पेशल फोकस होता है। इस बॉडी को 2021 में बनाया गया था ताकि जो एयर क्वालिटी है उसका प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट किया जा सके दिल्ली और उसके आसपास, NCR और उसके आसपास वाले रीजन्स के लिए। तो इस CAQM का मेन काम क्या है, नई नई पॉलिसीज़ बनाना, नीति बनाना, नए नियम लेकर आना जहाँ पे हम वायु प्रदूषण को टैकल कर सके, लोगों में अवेयरनेस फैलाना कि भाई आप किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि आपका भी तो योगदान होना चाहिए ना। सब काम गवर्नमेंट नहीं करेगी, आपको भी पोल्यूशन को काउंटर करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाने होंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर CAQM का मेन काम है, ध्यान में रखिएगा। क्योंकि एयर पोल्यूशन कितनी खतरनाक हो सकती है एक इंसान के लिए, ज़रा ये सुनिएगा दोस्तों। यहाँ पे अगर आप लगातार एक पोल्यूटेड एयर में रह रहे हैं तो इससे क्या होगा, एक इंसान की जो स्किन उसमें झुर्रियाँ पड़ने लगेगी, इंसान बूढ़ा जल्दी होने लगेगा, है ना। स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, भूलने की बीमारी हो सकती है जिसको बोलते हैं डिमेंशिया।
या लंग डिजीज़ हो सकती हैं, अस्थमा, लंग कैंसर, लंग डेवलपमेंट, उसके अलावा निमोनिया जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ब्लड क्लॉटिंग, खून जम सकता है बॉडी के अंदर में। प्रीमेच्योर बर्थ, लो बर्थ रेट, स्पर्म की क्वालिटी बेकार हो सकती है ना। उसके अलावा प्रेगनेंसी के समय पर बीमारियां हो सकती हैं। हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ये सभी चीज़ें हैं। ये हेल्थ के ऊपर में नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे एयर पोल्यूशन की वजह से। ये कुछ जो चीज़ें हैं दोस्तों वो यहाँ पर आप देख पाएंगे। इस वजह से इतना ज़्यादा स्पेशल फोकस करंट समय पर यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर आते हैं। बहुत ही ज़्यादा काम की खबर है, आज अखबार में पेज नंबर 14 पे प्रेजेंट है। जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के साथ में दोस्तों आप इसको लिंक कर सकते हैं। क्या बात हो रही है, चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। केंद्र सरकार का आज के समय पर एक मेन पर्पज़ है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड को टूना एक्सपोर्ट हब बना देना। टूना क्या है, बेसिकली यहाँ पर एक मछली है, ये आप देख पाएंगे। तो टूना मछली बहुत ज़्यादा बिकती है मार्केट में, स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और भारत इसको प्रोड्यूस करता है क्योंकि भारत के पास में इंडियन ओशन का एक्सेस है। और दुनिया में इंडियन ओशन ऐसा रीजन है जहाँ पे दूसरे नंबर पर आता है, जहाँ पे दुनिया की सबसे ज़्यादा टूना मछली देखने को मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये टूना फिश है इसका एक्सपोर्ट भारत करता है और हम काफ़ी सारा अमाउंट जनरेट करते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का। तो करंट समय पर केंद्र सरकार ने इस व्यापार को और बढ़ाने के ऊपर में फोकस किया है और बोला है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड को हम टूना एक्सपोर्ट हब बना देंगे। अब ये अंडमान और निकोबार आइलैंड्स एग्जैक्टली हैं कहाँ पर, तो ये देख पाएंगे। ये हमारा इंडिया है, ये आपको अंडमान निकोबार आइलैंड्स देखने को मिल जाएंगे, ये हैं एग्जैक्टली। ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल है, नीचे इंडियन ओशन है और इसी रीजन में बहुत सारी जो टूना मछलियाँ हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। समझ रहे हैं? तो हमारा मेन पर्पज़ है टूना मछली के एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना, क्योंकि आप देखेंगे दुनिया भर में टूना फिश का मार्केट पता है कितना है, $41.94 बिलियन, मिलियन डॉलर नहीं, बिलियन डॉलर्स का यहाँ पर यह मार्केट है, जिसमें से इंडियन ओशन दूसरा सबसे बड़ा रीजन माना जाता है टूना फिश को लेकर। आज दुनिया में जितना भी टूना मछली का प्रोडक्शन होता है तो 21% दोस्तों ये मछलियाँ इंडियन ओशन में ही प्रेजेंट है, यहीं से ये प्रोड्यूस की जाती हैं। प्लस हमारा जो फिशरी डिपार्टमेंट है उसका मेन पर्पज़ क्या है, उनका मेन पर्पज़ है कि हम एनुअली बेसिस पे हर साल जो ये टोटल प्रोडक्शन है टूना का वो 64,500 टन्स के आसपास करें, जिसमें टूना की जो कई सारी वैरायटीज़ हैं उसको यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा और भारत एक्सपोर्ट भी करता है। तो अगर आप इतिहास देखते हैं तो 2023-24 की अगर हम बात करेंगे, लास्ट ईयर में इंडिया ने 51,626 टन्स ऑफ टूना को एक्सपोर्ट किया है। 51,000 से टन से भी ज़्यादा यहाँ पे हमने ये मछली एक्सपोर्ट की है, जिससे हमने कितना पैसा कमाया है, $87.96 मिलियन का जो अमाउंट है दोस्तों वो हमने गेन किया है। तो कहीं ना कहीं इसी सेक्टर को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसकी जो डिमांड है इस मछली की वो मार्केट में बहुत ज़्यादा है, इसी के आधार पे हम यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। क्योंकि आज समस्याएं बहुत सारी हैं हमारे फिशरी सेक्टर में, जैसे हमारे पास में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास में नई वाली टेक्नोलॉजीज़ नहीं है, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेकर आई जाए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया जाए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा फिश को एक्सपोर्ट कर सकें और इससे बहुत सारा जो अर्निंग है वो कर सकें। तो केंद्र सरकार आज देख रही है कि जो टेक्नोलॉजी का इशू है वो है सबसे बड़ा इशू। भाई फिशिंग टेक्नोलॉजीज़ में जो हमारे मछुआरे हैं उनके पास में नई वाली टेक्नोलॉजीज़ नहीं है जो दुनिया भर की कंट्रीज़ आज के समय पर यूज़ कर रही हैं। तो हमें थोड़ा सा वहाँ पे कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि टूना फिश के मार्केट का एक अच्छा एक्सेस हमारे पास में आ जाए। तो एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आप टूना फिश के बारे में कुछ बेसिक चीज़ों को पढ़ के चलें। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टूना फिश को लेकर एक पूरा काउंसिल बना रखा है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर। चलिए मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली है क्या पूरा मामला। जब बात होती है टूना फिश की तो ये पेलेगिक मैरीन फिश हैं। इनका जो ज़्यादातर जीवन है दोस्तों वो कहाँ पे रहता है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट ओशंस में। अब ये कौन से समुद्र आ गए, तो आपको पता होगा हमने वर्ल्ड मैप को अलग अलग कई सारे भागों में बांट रखा है। जब वर्ल्ड मैप में हम बात करते हैं ट्रॉपिकल रीजन की, तो वो ट्रॉपिकल रीजन दोस्तों कौन सा रीजन है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर भी बहुत सारी जो टूना फिश है वो देखने को मिलती है। ट्रॉपिकल रीजन के ऊपर आपका सब ट्रॉपिकल जोन हो गया, उसके ऊपर टेम्परेट जोन हो गया। तो टेम्परेट जोन का कुछ समुद्र का एक्सेस हो गया, सब ट्रॉपिकल जोन में जो समुद्र आपको ये देखने को मिल जाएंगे, प्लस ट्रॉपिकल जोन में जो ये समुद्र हैं, इन्हीं वही रीजन से दोस्तों जहाँ पे ये जो टूना फिश है वो आज के समय पर देखने को मिलती है। और मैंने जैसे बताया टूना फिश की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, हर एक प्रजाति के ऊपर में अलग से गवर्नमेंट फोकस कर रही है इसको प्रोड्यूस करने के लिए। तो स्पेशली टूना फिश में जो ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं इसमें आता है एक एल्बाकोर, दूसरा है स्किपजैक, तीसरी है येल्लोफिन
और ये तीनों की तीनों जो स्पीशीज़ हैं वो यहाँ पर ब्लूफिन टूना की हैं। मतलब ब्लूफिन टूना की भी 3 प्रजातियाँ हो गई अलग से, 3 ये, तो 6 स्पीशी ऐसी हैं जिनको कंज्यूम किया जाता है। ये टूना की प्रजातियाँ हैं दोस्तों। हैबिटेट मैंने आपको बता दिया है, ट्रॉपिकल और टेम्परेट जो रीजन है हमारे सभी ओशन के, तो ये हो गया ट्रॉपिकल, ये टेम्परेट जोन हो गया। इसके जितने भी यहाँ पर ओशन आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर ये मछलियाँ रहती हैं। ठीक है, जैसे आप दूसरी मछलियों को देखेंगे ना, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग है। अलग क्या है? क्योंकि बाकी सारी मछलियाँ कोल्ड ब्लडेड होती हैं, लेकिन जो ये टूना फिश है दोस्तों, ये वार्म ब्लडेड होती है। वार्म ब्लडेड का मतलब क्या है? इनके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो लगभग 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। कई बार यहाँ पर क्या होता है कि इनके बॉडी का जो टेम्परेचर जिस पानी में स्विम कर रही है उससे भी ज़्यादा होता है। समझ गए? तो ये यहाँ पे मेंशन किया गया। उसके अलावा बताया जाता है बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस को ये लोग कवर कर लेते हैं, यानी कि लंबे डिस्टेंस पे ये माइग्रेट कर जाती है। और आज के समय पर फोकस किया जाता है एक टूना क्लस्टर को बनाने के लिए। टूना क्लस्टर क्या है कि भाई एक पर्टिकुलर इस टूना मछली को उगाने वाला ग्रुप बनाया जाए, जहाँ से बहुत सारा जो इकॉनमी है वो जनरेट होगा, इनकम जनरेट होगा, और जो ये फिशरी सेक्टर है देश की वो ग्रो होती हुई नजर आएगी। अब ये टूना क्लस्टर कॉन्सेप्ट को दोस्तों गवर्नमेंट लेकर आ चुकी है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जब भी हम लोग यहाँ पे फिशिंग सेक्टर की बात करते हैं, और अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमें अगर टूना मछली को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो हमें उनको अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवानी होगी, नए इन्फॉर्मेशंस या मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड करवानी होगी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट किसके तहत देती है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत देती है। तो ध्यान रखिएगा, ये योजना हमारे फिशरी सेक्टर से रिलेटेड है। लगभग सितंबर 2020 में इस योजना को लॉन्च किया गया था। ये योजना के 2 अलग अलग कंपोनेंट है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम भी है, दूसरी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम भी है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जहां पे केंद्र सरकार सारा पैसा खर्च करती है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जहां पर केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर खर्च करते हैं। तो इनका मेन पर्पस यही है कि 2024-25 तक जो आने वाले 5 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा जो फिश है उसको एक्सपोर्ट किया जाए, और यहाँ पे जितने भी मछुआरे हैं स्पेशली उनकी इनकम को और ज़्यादा एक्सटेंड किया जा सके। समझ रहे हैं? और ये टूना मछली की हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि आज इंडियन ओशन टूना कमीशन बना हुआ है दोस्तों, जिसको बोलते हैं IOTC। ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में सवाल बन सकता है यहाँ से। IOTC क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे देश प्रेजेंट हैं, उनकी सरकारें आपस में मिलकर वर्क कर रही होती हैं, स्पेशली वो देश जिनके आसपास के समुद्र में टूना जो फिश है वो पाई जाती है। तो ये जो अग्रीमेंट है बहुत ही ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं कि आज के समय के हिसाब से खैर पुराना हो चुका है, इसको इम्प्लीमेंट करा हुआ। तो ये जो यहाँ पर इंडियन ओशन टूना कमीशन है, इसका मेन उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो कंट्रीज़ जहाँ पे टूना फिश आपको देखने को मिलेगी उनके बीच में कोऑपरेशन को बढ़ाना। जैसे इंडियन ओशन की बात करेंगे तो इंडियन ओशन, जैसे मैंने बोला, दूसरी टेरिटरी है जहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा टूना पाई जाती है। और आज इसी IOTC ये जो कमीशन बनाया गया है, इसमें लगभग 31 देश इसके हिस्सा हैं। 31 देश यहाँ पर इसके मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। मेंबर्स हैं कौन कौन से? इंडियन ओशन के आसपास जितने भी देश हैं वो मेंबर्स हैं, है ना, प्लस कंट्रीज जो UN स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन की हैं, प्लस वो देश जो यहाँ पर ट्यूना का प्रोड्यूस कर रही हैं। तो ये सब देश आज के समय पर IOTC के हिस्सा हैं। लगभग 31 मेंबर्स इस कमीशन में देखने को मिलते हैं। तो क्या भारत इसका मेंबर है? बिल्कुल। इंडिया भी प्रोड्यूस करता है, तो इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। फिर क्वेश्चन बन सकता है कि इंडियन ओशन टूना कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो सीचिल के अंदर में एक जगह है विक्टोरिया, यहीं पर इनका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो हेडक्वार्टर वगैरह डायरेक्टली जो हमारे वनडे एग्जामिनेशंस होते हैं वहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने आर्टिकल भी समाप्त किया, पीछे का डेटा डिस्कस किया, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ये जो खबर है इसमें कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो इन सब चीज़ों को याद करके पढ़ के चलिएगा। फिर एक छोटा सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है, पेज नंबर 14 पे प्रेजेंट है, GS पेपर नंबर 2, और से लिंक कर पाएंगे, या फिर कह सकते हैं जो हमारा वर्ल्ड न्यूज़ वाला पेपर है, वर्ल्ड पेज जो है उस पर ये प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एक खबर आई है डेनमार्क की, यहाँ पर आपको ये फीमेल देखने को मिलेंगी, इनका नाम है विक्टोरिया थेलविक। तो मिस यूनिवर्स 2024 का जो यहाँ पर खिताब है ये जीत चुकी हैं। तो वनडे एग्जामिनेशन के लिए सवाल बन जाएगा कि बताइए इस बार मिस यूनिवर्स 2024 कौन जीता है? तो वो यहाँ पर डेनमार्क की हैं जिनका नाम है विक्टोरिया थेलविक। ठीक है, तो ध्यान रखिए। तो क्या इंडिया का कोई कंटेस्टेंट नहीं था? देखिए, इंडिया से भी गई थी रेया सिंघा, तो ये वैसे मतलब टॉप 12 से आउट कर दी गई थी। फिर टॉप 30 कंटेस्टेंट में इनका नाम रहा है, ये वो आपको देखने को मिलेंगे रेया सिंघा, जो इंडिया की, मतलब इंडिया की जो मिस यूनिवर्स है 2024 की, वो रह चुकी हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि ये जो मिस यूनिवर्स वाला पूरा इवेंट है दोस्तों, ये कहाँ पे हुआ है? मैक्सिको शहर में हुआ है। ठीक है, मतलब मैक्सिको सिटी जो है ये यहाँ पे हुआ है। तो इसमें 120 कंटेस्टेंट को बीट करने के बाद में जो ये विक्टोरिया थेलविक हैं
वो यहाँ पे मिस यूनिवर्स 2024 बन चुकी हैं। ठीक है, बाकी हम लोग बात कर रहे हैं कि इनकी इंडिया की रिया सिंघा की। तो इस बार जो ये मिस यूनिवर्स का पूरा इवेंट हुआ है, इनका कॉस्ट्यूम ये रहा था। ठीक है, जो वीडियोस वगैरह आपने देखे होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहे थे। चलिए आगे आते हैं। अगली खबर बहुत काम की है, इस खबर को मैं बताता हूं, और इसके अगली ही खबर दोस्तों इससे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों को आपस में लिंक करके पढ़ेंगे। मामला क्या है, ये भी पेज नंबर 14 पर ही है, हमारा जो वर्ल्ड पेज है आज का। तो यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों देश जो कि इनके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, इन तीनों देश का मेन पर्पस है कि मिलिट्री टाइज को बिल्टअप करना, है ना। ये तीनों देश अपने मिलिट्री को साथ में लेकर आ रहे हैं, साथ में मिलकर कोऑपरेट करके काम करेंगे ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके, चाइना को कहीं ना कहीं यहां पर बीट किया जा सके। तो ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस तीनों देशों ने मिलकर कमिटमेंट कर लिया है कि हम अपने मिलिट्री रिलेशंस को इंप्रूव करेंगे ताकि चाइना की मिलिट्री स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं हम काउंटर कर सकें और चाइना को पीछे छोड़ सकें, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ। ये यहाँ पर मेन पर्पस है। ये आप देख पाएंगे तीनों के जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं वो करंट समय पर प्रेजेंट हैं। ये छोटी सी खबर कवर की गई थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी ना रिसेंटली जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमी करके एक जो मीटिंग होता है, एपीईसी मीटिंग, वो यहाँ पे हुआ है। उस मीटिंग में जो बाइडन है, जो अभी करंट समय पर यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, वैसे आपको पता है रिसेंटली यूएस में नए इलेक्शंस हुए, डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जनवरी 2025 से यूएसए के प्रेसिडेंट के तौर पर यहाँ पे वो जो पोस्ट है या ये जो पद है वो संभालने वाले हैं। करंट समय पर अभी जो बाइडन ही सर्व करेंगे। तो अभी रिसेंटली जो बाइडन और चाइना के जो यहाँ पे प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, इनके बीच में एक डिस्कशन भी हुआ था। क्योंकि मैं आपको बता दूं हाल ही में एक मीटिंग हुई है जिसका नाम है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, दैट इज एपीईसी मीटिंग। ये कहाँ पे हुई है? पेरू के अंदर में। तो पेरू एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, पता है आप सभी को। ये आर्टिकल भी पेज नंबर 14 पर है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यूएसए ये मेंशन करता है, और यूएसए के साइड से मैं आपको बता दूं जो बाइडन है, जो बाइडन से जी जिनपिंग ने खुद यहाँ पर स्टेटमेंट के तौर पर मेंशन कर दिया है। ये फोटो आप देख पा रहे हैं, ये फोटो परसों का है। ये जो बाइडन है, ये चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग देखने को मिलेंगे। ये सब प्रेजेंट थे कहाँ पर? एपीईसी की मीटिंग में। और ये कहाँ पे हुआ? पेरू के अंदर में। तो एपीईसी समिट के साइड में एक और मीटिंग हुई जहां पे इन दोनों लीडर्स के बीच में डिस्कशंस हुए, और इस डिस्कशन में जी जिनपिंग ने क्लियरली मेंशन कर दिया कि अमेरिका ताइवान के लिए सपोर्ट ना दिखाए। क्योंकि वैसे तो ठीक है, जी जिनपिंग मेंशन भी करते हैं कि ठीक है चलिए ट्रंप आ रहे हैं, ट्रंप का इंतजार रहेगा, ठीक है, और कॉन्ग्रेचुलेशंस उनको भी। बाकी यहाँ पे अगर हमें चाइना और अमेरिका के रिलेशंस को अच्छा रखना है तो चाइना ताइवान वाले किस्से में ना पड़े। ताइवान को जो यहाँ पे जो बाइडन ने सपोर्ट दिखाया है वो सपोर्ट ना दिखाएं, और प्रोबेबली आने वाले समय पर देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप उस प्रकार का सपोर्ट नहीं दिखाने वाले, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उस दौरान हमने वो सब सिनेरियोज को देखा है। जैसे यूक्रेन को लेकर ऑलरेडी वो स्टेटमेंट दे चुके हैं कि यहाँ पर जो ये वॉर वगैरह है इसको ख़त्म किया जाए, और यहाँ पे अमेरिका का जो टैक्स है, जो पैसा है, वो यहाँ पर इन वॉर में जो खर्च किया जा रहा है स्पेशली उसको रोका जाए, क्योंकि अमेरिका के ऊपर में ऑलरेडी ट्रिलियंस डॉलर्स का जो कर्जा है दोस्तों वो करंट समय पर चढ़ा हुआ है। ठीक है, जिसको यहाँ पर धीरे धीरे करके पे करना ज़रूरी है। तो ये यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है, जो ये मीटिंग होता है, इस मीटिंग में इन्होंने मेंशन कर दिया है चाइना क्लेम करता है ताइवान को अपनी खुद की टेरिटरी, और अमेरिका को बोलता है कि आप ताइवान के प्रति सपोर्ट मत दिखाइए, क्योंकि अगर यूएसए ताइवान को सपोर्ट दिखाएगा तो कहीं ना कहीं यूएसए और चाइना के रिलेशंस के बीच में ये एक सबसे लंबी रेड लाइन होने वाली है, जहां पे डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ये है यहां पर चाइनाज ताइपी कह लो या ताइवान कह लो। चाइना बोलता है ताइवान हमारा हिस्सा है, ताइवान वाले खैर बोलते हैं कि देखिए हम एक अलग कंट्री, हमें सेपरेट रहने दीजिए। ठीक है, और काफ़ी सारे देश ऐसे हैं जो ताइवान को चाइना का हिस्सा मानते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी भी आ चुकी हैं जो ताइवान को सेपरेट कंट्री मानती हैं। इंडिया क्या करता है? इंडिया अभी के समय पर ताइवान को चाइना का ही हिस्सा मानता है, ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे ये साउथ अमेरिका है, ये रहा पेरू दोस्तों, और इसी पेरू में ये रिसेंटली एपीईसी का मीटिंग हुआ है, ये आपको याद में रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पूरे इस आर्टिकल में पता है क्या है? एपीईसी ये जो बॉडी है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, और पता है भारत इस एपीईसी का हिस्सा नहीं है। इंडिया चाहता था इसका हिस्सा बनना है, लेकिन हम नहीं बन पाए क्योंकि हम इसका हिस्सा बनने के लिए फिट नहीं है, ऐसा इस ग्रुप ने बोल दिया। मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन,
एक रीजनल इकोनॉमिक फोरम है। रीजनल जब वर्ड यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर एशिया और पैसिफिक की बात हो रही है। इधर आप देख पाएंगे एशिया की बहुत सारी कंट्रीज हैं स्पेशली, उसके अलावा यहाँ पर आप देख पाएंगे पैसिफिक ओशन के आसपास की कंट्रीज। ठीक है, ये इंडियन ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जो आज के समय पर इस APEC का हिस्सा है। तो ये जो APEC वाला ग्रुप तैयार किया गया है, इसका मेन पर्पस यह है कि इसमें कुछ देश को प्रेजेंट किया जाए और उन देशों के बीच में जो व्यापार है उसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। समझ रहे हैं? और आज इसी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन में टोटल 21 मेंबर्स हैं। कितने? 21 सदस्य हैं दोस्तों, इसके ध्यान में रखिएगा। और उन देशों में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, हांगकांग, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, रशिया, कनाडा, USA, मैक्सिको, पेरू, चिली, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड, ताइवान। ये कुछ कंट्रीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी जो सभी इस APEC का हिस्सा है। नाउ ये जो APEC ग्रुप बनाया गया, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहला, इसका जो फॉर्मेशन है, इसका पीछे का मेन पर्पस यही है कि इन देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके, टैरिफ वगैरह कम कर सके, जिससे यहाँ पर अपनी इकोनॉमीज को खोला जा सके। और इतने सारे देश प्रेजेंट है जिसमें चाहे चाइना देख लो, रशिया देख लो, USA देख लो, कनाडा देख लो, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, सभी देश प्रेजेंट हैं। इतने बड़ी कंट्रीज प्रेजेंट है। तो अगर हम देखेंगे तो APEC आज के समय पर दुनिया की टोटल GDP का 62% का कहीं ना कहीं मतलब एक इंडिकेशन देता है। यानी ये जो पूरा ग्रुप तैयार हुआ है, इसमें ग्लोबल GDP के 62% GDP दोस्तों प्रेजेंट है। यानी आधे से ज़्यादा जो दुनिया भर का व्यापार है वो ये APEC वाली जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में करती हैं। ये इस ग्रुप का इंपॉर्टेंस है। तो इंडिया तो चाहता है इस ग्रुप को ज्वाइन करना, लेकिन हम ज्वाइन नहीं कर पाए। लेकिन क्वेश्चन ये भी है ना, भारत क्यों चाहता है इस ग्रुप को ज्वाइन करना? ज़रा ये सुनिए। इंडिया को आज के समय पर केवल एक ऑब्जर्वर स्टेटस दिया है, हमें कोई परमानेंट कंट्री नहीं बनाया है। जैसे इसके टोटल 21 देश हैं ना, वैसा दर्जा हमारे पास में नहीं है। हम केवल एक ऑब्जर्वर कंट्री हैं। ठीक है, तो इंडिया ने वैसे 1991 के अंदर में एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भी इस APEC ग्रुप में डाली थी और मेंशन किया था कि हमें भी यहाँ पर आप अपना इस ग्रुप का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि इंडिया को ज़रूरत है इसकी। आज हम लोग फोकस करते हैं क्योंकि आज हम लोग दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले कंट्री हैं। उसके अलावा दुनिया भर का ट्रेड यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि APEC को अगर हम देखेंगे तो APEC भी बहुत सारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। दुनिया भर का GDP का 60% से ज़्यादा GDP यहाँ पर इसी के अंदर में ट्रेड कर रहा है। तो इंडिया भी चाहता है कि आने वाले समय पर $5 ट्रिलियन की इकॉनमी इंडिया बन पाए, और उसके लिए लगभग हमें $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो एशिया पैसिफिक के अंदर में इतनी सारी कंट्रीज़ हैं जो सरप्लस नेशंस हैं, ये भारत के लिए अच्छा एक इन्वेस्टमेंट का रोल प्ले कर सकते हैं। ये हमको इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करवा सकती हैं, और वो इन्वेस्टमेंट APEC ग्रुप के तहत हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा गेन करना। तो इंडिया तो चाहता है इसको ज्वाइन करना, लेकिन दोस्तों इंडिया आज तक यहाँ पर इस APEC ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं बन पाया है। क्वेश्चन यहाँ पर यही उठता है, आखिरकार ऐसा क्यों? उसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर यह है कि वैसे तो APEC में 21 देश हैं, हमारे बहुत सारे अच्छे मित्र भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो रशिया हो। तो रशिया ने कभी क्या सपोर्ट नहीं किया होगा? सपोर्ट किया है। बहुत सारे देश भारत को इसमें इंक्लूड करने के लिए फेवर में रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बोला जाता है इसमें वो देश आएंगे जो अपनी इकॉनमी को खोल कर चलना चाहते हैं, क्योंकि हमने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के ऊपर फोकस करना है ना, व्यापार करना है, व्यापार को एक्सपैंड करना है। लेकिन इंडिया की ज़्यादातर जो पॉलिसी है वो प्रोटेक्शनिस्ट वाली है। प्रोटेक्शनिस्ट वाली मतलब यहाँ पर हम कहीं ना कहीं जो व्यापार है उसमें इतना ज़्यादा खुलते नहीं हैं दूसरे देशों के साथ में, और यही चीज़ मेंशन करते हुए बोला गया कि इंडिया यहाँ पर इसमें शामिल होने के लिए फिट नहीं है, क्योंकि हमारी ट्रेड को लेकर इतना ज़्यादा कॉपरेशन या इतना ज़्यादा लिबरेशन नहीं देखने को मिलेगा दूसरे कंट्रीज़ के साथ में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है APEC को लेकर, जिसको लेकर यह मीटिंग हुई है, जहाँ पे डिस्कशन हुआ है। चाइना ताइवान का इशू मैंने बता दिया, बाकी यहाँ पर US चाइना का मामला क्या है वो क्लियर हो गया। चलिए आज के अखबार में सबसे आखिरी वाले पेज पे जाना, साइंस एंड टेक का पेज है, उस पर यह फोटो प्रेजेंट आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है? ये आप देख पाएंगे नीचे कोई झील वगैरह है, उसके ऊपर में ये पावर प्लांट्स बिछा रखे हैं। पावर प्लांट मतलब सोलर पावर प्लांट, सोलर पैनल बिछा रखे हैं। ठीक है, नीचे कोई झील नदी होगी, सोलर पैनल्स बिछा रखे हैं, यानी कि ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट आपको देखने को मिलेगा। तो बोला जा रहा है पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, ध्यान रखिएगा जब मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ साउथ ईस्ट एशिया, तो इंडिया इसमें नहीं आता है ना। तो एशिया अलग है, ये मतलब एशिया का ही ये वाला जो भाग है साउथ ईस्ट एशिया है। इसमें ये कुछ देश आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें फिलीपींस है, वियतनाम है, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, इंडोनेशिया। जब मैं बात कर रहा हूँ इंडोनेशिया, ध्यान रखना इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया का हिस्सा है। तो पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया एक ऐसा देश बन चुका है जिसने सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट चालू कर दिया है अपने वेस्ट जावा प्रोविंस वाले रीजन में।
नवंबर 9 को ये शुरू हो चुका है, इस वजह से यहाँ पर ये आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। ठीक है, वैसे अगर हम देखेंगे तो इंडिया के पास में भी इस प्रकार के फ्लोटिंग सोलर पावर पैनल्स आपको देखने को मिलेंगे, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन करंट समय पर ध्यान रखना, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया सबसे बड़ा देश बन चुका है, मतलब सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट रखने वाला देश बन चुका है। वैसे अगर हम लोग पानी के ऊपर में ऐसे तैरते हुए सोलर पैनल्स को लगाते हैं या सोलर पावर प्लांट बनाते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को एक नाम दिया जाता है, आपको पता होना चाहिए, उसको बोलते हैं फ्लोटोवोल्टेक्स। क्या बोलते हैं? फ्लोटोवोल्टेक्स। इसको लिख लेना इंपॉर्टेंट है। फ्लोटोवोल्टेक्स में क्या होता है, जहां पे हम एक पानी के ऊपर में तैरते हुए सोलर प्लांट्स को लगाते हैं, या इसको बोलते हैं फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टेक। ये कुछ पैनल स्ट्रक्चर है जहां पे कोई लेक है, कोई रेजर्वॉयर है, कोई झील है ना, उसके ऊपर में हमने सोलर पैनल लगा दिए। अब जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी उसके ऊपर तो वहीं से एनर्जी जनरेट होगा। कहने का मतलब है कहीं पर जमीन नहीं बर्बाद की गई, है ना। नहीं तो फिर हम क्या कर रहे हैं, कहीं पे रेगिस्तान में लगा देते हैं, है ना, कहीं दूसरी जगह पे लगा देते हैं, लैंड पे लगा दिया जाता है, रूफ पे लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे ज़मीन आपकी बच जा रही है। हमने केवल क्या किया, पानी का इस्तेमाल कर लिया। पानी पे कुछ था नहीं तो हमने यहाँ पर सोलर पैनल्स को बिछा दिया, तो उससे अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जो बाकी आपकी ज़मीन बची है उसको आप कंस्ट्रक्शन के लिए या बाकी एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, दुनिया का सबसे पहला, फिर से बोल रहा हूँ, वनडे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, दुनिया का सबसे पहला जो फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टेइक वाला प्लांट सिस्टम है, इसको 2011 में इंस्टॉल किया गया था कैलिफोर्निया के नापा वैली में। ठीक है, कैलिफोर्निया के नापा वैली में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आया। लेकिन आज इंडिया इस कॉन्सेप्ट में सबसे आगे निकल चुका है पूरे दुनिया में। पिछले कुछ समय पर अगर हम बात करेंगे, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स आज के समय पर एक अच्छा कॉन्सेप्ट बन चुका है। और 2020 की एक स्टडी हुई थी टेरी की, यानी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। इसके तहत यहाँ पे बताया गया कि इंडिया भी आज बहुत सारी गीगावाट में जो एनर्जी है वो अपने फ्लोटिंग सोलर पैनल्स के थ्रू जनरेट कर रहा है। आज अभी तक अगर हम देखेंगे तो इंडिया के पास में तेलंगाना के अंदर में एक डिस्ट्रिक्ट है, पेदापल्ली डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे एक फ्लोटिंग पावर प्लांट हुआ करता था, जहाँ पे तैरता हुआ हमने प्लांट बनाया था जो सबसे बड़ा हुआ करता था। लेकिन इसी साल एक नया प्लांट हमने बिल्ट अप कर लिया है और वो है नर्मदा नदी के ऊपर में ओमकारेश्वर डैम। ठीक है, तो ओमकारेश्वर डैम अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश के अंदर में खांडवा वाले रीजन में प्रेजेंट है। यहीं पे हम लोगों ने एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा ये फ्लोटिंग सोलर पैनल वाला जो पूरा प्रोजेक्ट है वो लगाया है। और मैं आपको बता दूं, जो दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है पूरे दुनिया का, क्वेश्चन बन जाए वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहां पर है, वो मध्य प्रदेश के खांडवा वाले रीजन में आपको देखने को मिल जाएगा, ओमकारेश्वर डैम में। ठीक है, उस डैम हमने वहीं पर जो है ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो लगा रखा है। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों, जब हम लोग सोलर पैनल को पानी के ऊपर जब लगाते हैं या तैरने वाला पूरा प्लांट हमने बना दिया है, तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट ये होगा कि भाई हमारी दूसरी ज़मीन बच रही है। उसके अलावा सोलर पैनल ज़्यादा गर्म नहीं होंगे क्योंकि पानी है तो कूलिंग इफेक्ट इनको मिलता रहेगा, है ना। डेजर्ट का इकोसिस्टम बर्बाद नहीं होगा, नहीं तो फिर हमें रेगिस्तान में लगाते। इससे जो पानी है नीचे का वो गर्मी से सूख सूख के ख़त्म नहीं होगा, इवेपोरेशन कम हो जाएगा, है ना। उसके अलावा जो रेजर्वॉयर हैं, ठीक है, इनको और भी कई सारे प्रकार के बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो ये तो इसके बेनिफिट्स बताए जा रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूँ इसके नुकसान भी हो सकते हैं। ठीक है, आप मानते हैं नहीं मानते नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, और अगर कोई डिसएडवांटेज है फ्लोटिंग सोलर प्लांट पैनल्स का तो नीचे कमेंट सेक्शन में उसको लिखिएगा, ज़रूर से लिखिएगा, ज़रूरी है। ठीक है, वो मैंने जानबूझ के नहीं मेंशन कर रखे हैं, बट आपने लिखना है नीचे कमेंट सेक्शन में। चलिए अगली खबर पर आते हैं। तो आज न्यूज़पेपर में यार काफ़ी कुछ है डिस्कस करने के लिए, ये आपको दिख ही रहा होगा। अगला जो खबर है ये वैसे मैं कल डिस्कस कर चुका था, तो इस वजह से मैंने बिल्कुल लास्ट में ले रहा हूँ। यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों, इंडिया और नाइजीरिया दोनों मिलकर अभी डिस्कशन करने वाले हैं काफ़ी सारे मुद्दों पे। कल मैं आपको नाइजीरिया का ऑलरेडी जो पूरा लोकेशन है वो दिखा चुका हूँ, अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। कल इवन थंबनेल भी हमने इसी आर्टिकल के आधार पे लगाया हुआ है। तो अभी भारतीय प्रधानमंत्री नाइजीरिया के दौरे पे गए हुए हैं। अभी वो नाइजीरिया से आज ब्राज़ील में होंगे। ब्राज़ील में G20 समिट है, उसको यहाँ पे वो अटेंड करने वाले हैं। कल वो नाइजीरिया में थे। तो इंडिया और नाइजीरिया दोनों साथ में मिलकर क्या करने वाले हैं, जो टेररिज्म है, आतंकवाद है, या फिर समुद्री लुटेरे हैं, जो पायरेसी होती है, या ड्रग्स की जो तस्करी होती है, उसको रोकने का काम करेंगे। ऐसा ये डिस्कशन रिसेंटली किया गया है। ठीक है, ये आप देख पाएंगे प्रधानमंत्री नाइजीरिया में करंट समय पर प्रेजेंट हैं। और आज नाइजीरिया की जब बात करते हैं तो भारत के लिए इंपॉर्टेंट कंट्री है। नाइजीरिया जो है पूरे अफ्रीका में एक ऐसा देश है जो मोस्ट पॉपुलस कंट्री माना जाता है। अब वैसे अफ्रीका में कई सारे देश हैं, एक नाइजीरिया ये है जो वेस्टर्न साइड में है। इसकी कैपिटल है अबूजा।
और नाइजीरिया कई सारे कंट्रीज़ के साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करता है, जैसे इसके वेस्ट में है बेनिन, ऊपर नॉर्थ में है नाइजर, इधर यहाँ पे ईस्ट में देखोगे चैड है, और कैमरून भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये है इसका गल्फ ऑफ गिनिया, और इधर है अटलांटिक ओशन। ठीक है, कल मैंने आपको इसके बारे में पढ़ा दिया था, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको याद में रखिएगा। ठीक है, फिर यहीं से वो पहुंचे हैं ब्राज़ील में, और आज वो G20 समिट को अटेंड करने वाले हैं। नाइजीरिया में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक सोकोटो और नाइजर, दो इंपॉर्टेंट नदियाँ यहाँ पर बहती हैं, और एक लेक है, झील है, लेक चैड। उस लेक चैड के बारे में भी यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं एक और चीज़, वो क्या है कि इंडिया और नाइजीरिया का कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताया जाता है कि आज के समय पर भारतीय ओरिजिन के जो लोग नाइजीरिया में प्रेजेंट है, उनकी संख्या लगभग 60,000 से भी ज़्यादा है। ठीक है, ये 50,000 मेंशन है, बट 60,000 के आसपास इंडियन कम्युनिटी के जो लोग हैं वो आज के समय पर नाइजीरिया में प्रेजेंट हैं। ये हमारे लिए खास बात है, जिसकी वजह से नाइजीरिया को एक इम्पॉर्टेंट कंट्री बनाता है इंडिया के लिए। उसके अलावा नाइजीरिया ऑयल के पर्पज़ के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी जो भारत की ऑयल की डिमांड है वो नाइजीरिया अकेला पूरा करता है। इस वजह से नाइजीरिया को एक इतना बड़ा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। उसके बाद पीएम मोदी जाएंगे ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद जाएंगे गुयाना, क्योंकि गुयाना में कैरिकॉम की मीटिंग होने वाली है। तो जैसे जैसे मीटिंग होगी, अपडेट्स आएंगे, वो मैं आपके सामने डिस्कस करता चलूँगा। बाकी आगे आते हैं, फिर आते हैं दोस्तों आज के एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल सेक्शन पे। ठीक है, अब अच्छा एक सेकंड रुको, इस वाले एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। पहले एक आर्टिकल ये डिस्कस कर लें, ये भी एडिटोरियल ही है। आज का पेज नंबर 8 अगर आप देखेंगे तो वो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर ये आर्टिकल प्रेजेंट है। जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में लिंक कर पाएंगे। हुआ क्या है, केरला के आईएएस ऑफिसर्स को रिसेंटली सस्पेंड कर दिया गया है। तो सस्पेंड करने के पीछे का रीज़न क्या है, वो यहाँ पर इस आर्टिकल में मेंशन किया जा रहा है। और आईएएस ऑफिसर्स को सस्पेंड करने के कुछ इंपॉर्टेंट नियम हैं, कुछ रूल्स हैं हमारे पास में। जैसे यहाँ पे बात हो रही है ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल 1968 की, तो इसी रूल का यहाँ पे यूज़ किया गया। हुआ एक्चुअली में ये कि केरला की सरकार ने रिसेंटली 2 आईएएस ऑफिसर को सस्पेंड किया। एक है एन प्रशांत और दूसरे हैं के गोपालकृष्णा। और बोला गया कि इन दोनों आईएएस ऑफिसर को इसलिए सस्पेंड किया जा रहा है क्योंकि इन्होंने इन नियमों का उल्लंघन किया है। कौन से नियम? इस ऑल इंडिया सर्विस रूल 1968 का उल्लंघन किया है। एक्चुअली में हुआ ये कि जो एन प्रशांत आईएएस ऑफिसर थे, ठीक है, मतलब जिनको सस्पेंड किया गया है, इन्होंने कुछ डेरोगेटरी स्टेटमेंट दे दिया, कुछ अभद्र सा यहाँ पर टिप्पणी कर दी सोशल मीडिया के ऊपर में दूसरे आईएएस ऑफिसर जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं उनके अगेंस्ट में, है ना। तो इस वजह से यहाँ पर उनको हटा दिया गया। केरला की सरकार का कहना यह है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक आईएएस ऑफिसर हैं, उनके पास में कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस तरीके से यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये समस्या है। दूसरा, यहाँ पे जो दूसरा आईएएस ऑफिसर है वो है के गोपालकृष्णा। इनको भी सस्पेंड कर दिया गया। इनके ऊपर इल्ज़ाम क्या है? बोला गया है कि इन्होंने एक रिलीजन के आधार पे एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, मल्लू हिंदू ऑफिसर्स करके। और यहाँ पे जो ये इन्होंने ग्रुप बनाया, स्पेशली केरला की सरकार ये बोलती है कि ये जो ग्रुप है एक कम्युनल डिसहार्मनी क्रिएट कर सकता है ना, और कुछ और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, यूनिटी को कहीं ना कहीं यहाँ पर तोड़ा जा सकता है। ऐसा यहाँ पर कहते हुए बोल दिया गया कि भाई आपको भी हम सस्पेंड कर रहे हैं। हालांकि जो के गोपालकृष्णा हैं जिन्होंने यहाँ पर ग्रुप बनाया, इन्होंने ये बोला कि देखिए ये जो ग्रुप है मैंने खुद नहीं बनाया, मेरा मोबाइल फ़ोन हैक हो गया था, उसके बाद में अपने आप ये ग्रुप क्रिएट हुआ। लेकिन क्या होता है कि कुछ चीज़ें और मेंशन की गई। पुलिस ने जब इंक्वायरी की तो ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला कि फ़ोन हैक हुआ था, ये यहाँ पे पुलिस वालों का कहना है। तो जिसके आधार पे इनको भी सस्पेंड कर दिया गया। तो ये 2 आईएएस ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया। कौन से नियम का यूज़ करके? ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल 1968 का यूज़ करके। अब जो ये AIS रूल है दोस्तों, ये जो नियम है ये क्या करता है? ये एक प्रकार का कोड ऑफ कंडक्ट प्रोवाइड करवाता है हमारे ऑफिसर्स को, उनके रहने सहने का एक तरीका प्रोवाइड करवाता है। जो ऑफिसर्स हैं उनको अपने हाई स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना होगा, एथिक्स, इंटेग्रिटी, हॉनेस्टी। ये ऑनेस्टी को यहाँ पर, उसके अलावा न्यूट्रलिटी, ठीक है भाई, वो इंसान न्यूट्रल रहे, किसी तरफ पर बायस ना हो, ये सब चीज़ें यहाँ पर मेंटेन करके रखनी होगी। प्लस उससे भी ज़्यादा यहाँ पर उस व्यक्ति को जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, संविधान की जो यहाँ पर वैल्यूज़ हैं, उसके साथ में चलना होगा। समझ रहे हैं? वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं चीज़ों में, पब्लिक मीडिया में, सोशल मीडिया पे, बट आप इस तरीके का सोशल मीडिया पे अपना एक रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे तो वो चीज़ कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ऐसा कहना है। तो आप सोचेंगे यार कि ये जो नियम है क्या ये सही है? तो देखो इस आर्टिकल में इस नियम को लेकर कुछ समस्याएं भी बताई गई हैं। समस्या क्या है? पहली बात, जो ये रूल है ना, और जिस रूल के आधार पे इन दोनों आईएएस ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया, दोनों का मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड था। तो होता यह है, इस नियम के अंदर में कहीं पर भी ऐसी गाइडलाइन नहीं है जो स्पेशली सोशल मीडिया के थ्रू कम्युनिकेशन को कवर कर रही हो। ठीक है, तो इस रूल में ऐसी गाइडलाइन है ही नहीं।
जो सोशल मीडिया से रिलेटेड हो। यहाँ पे सरकार ने केरला की यही रूल का इस्तेमाल करके उनको सस्पेंड कर दिया। ये जो रूल है इसको समय समय पर अमेंड कर दिया जाता है, इसके अंदर में कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं, नए नए नियम समय के साथ में इसमें अपडेट कर दिए जाते हैं। तो ये बताया गया। बाकी यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है ये जो नियम है ये इतना ज़्यादा पर्सनल लाइफ में घुस चुका है कि एक ऑफिसर मान लो उसकी प्राइवेट लाइफ ऑफिशियल लाइफ बराबर कर दी है इसने। वो प्राइवेट सोशल मीडिया पर भी कुछ नहीं कर सकता, ऑफिशियल लाइफ में तो खैर वो कुछ कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि भाई इसमें ये सारी समस्याएं हैं। हाँ, तो हमें ये प्रोटेक्शन देनी चाहिए, बिल्कुल उनको भी इंटीग्रिटी मेंटेन करनी चाहिए, बट ये जो नियम है इसमें इस तरीके से बदलाव होंगे तो प्राइवेट और ऑफिशियल लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। ये कुछ समस्याएं इस एआई इस नियम में है, ये आर्टिकल हमको बताता है। लेकिन साथ ही साथ में हमको ये भी करना होगा कि जैसे जब हम लोग बात करते हैं सिविल सर्वेंट्स के बारे में, तो प्रेजेंट डे पे हम आज के समय पर देखते हैं जो सोशल मीडिया है वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीडियम है, ठीक है, जहाँ पे आप पब्लिसिटी कर सकते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में, सब चीज़ों को समझा सकते हैं, सिटीजन्स को एजुकेट कर सकते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। आज लोग यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जो अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है बहुत कुछ कर रहा है, और मतलब जो यूज़ नहीं कर रहा है टाइम वेस्ट के लिए, जिसके लिए डिस्ट्रैक्शन है वो उसके लिए वो उस तरीके से काम कर रहा है। लेकिन जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलनी होगी। जब भी वो वर्क कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे हैं करंट समय पर, तो उनको ध्यान में रखना होगा कि वो हर एक चीज़ को सतर्क तरीके से दिखाएं। ऐसा ना हो यहाँ पर कुछ कंट्रोवर्शियल पोस्ट कर दिया जाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वो चीज़ यहाँ पर उन्होंने मेंशन की है। बट नियम में समस्याएं क्या है, नियम कैसे काम करता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और मामला क्या निकल कर आ रहा है जिसको लेकर कुछ आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे वो भी आपको पता चल चुका है। चलिए अगले एडिटोरियल पर आते हैं। अगला जो एडिटोरियल दोस्तों ये पेज नंबर 6 पे प्रेजेंट है, जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के साथ में आप लिंक कर पाएंगे। लेकिन मैं ये आर्टिकल नहीं पढ़ाऊंगा। कहोगे क्यों? तो देखो यहाँ पे बोला जा रहा है WHO ने यहाँ पे बताया है कि जो डायबिटीज़ के केसेस है भारत में बढ़ रहे हैं। कल ही मैंने आपको पढ़ाया था कि 800 मिलियन केसेस पूरे दुनिया में है दोस्तों डायबिटीज़ के, और इन 800 मिलियन में से 212 मिलियन केसेस भारत से निकल कर आए हैं डायबिटीज़ के। तो भारत में डायबिटीज़ की समस्या, शुगर की समस्या सबसे ज़्यादा है। और कल ये वाला आर्टिकल मैंने आपको कवर करवाया था कि क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड डायबिटिक्स आर इन इंडिया। हमें एफर्ट्स की ज़रूरत है। फिर मैंने आपको डायबिटीज़ के बारे में पढ़ाया था कि डायबिटीज़ में टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है, इसका इम्पैक्ट क्या है, कैसे वर्क करती है ना। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो कुछ भी और इसमें खास ऐसा रेलिवेंट चीज़ नहीं है। तो इसी वजह से अब हम करेंगे अपने लेक्चर को एंड। तो दोस्तों आज जो क्वेश्चन दिया था फटाफट उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद लेक्चर को समाप्त करते हैं। क्वेश्चन यह है, जनजातीय गौरव दिवस हम हर साल 15 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं, उसके पीछे का रीजन यहाँ पर यह है क्योंकि इस दिन बिरसा मुंडा जी की बर्थ एनिवर्सरी को ऑनर किया जाता है। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।